साइकोलॉजिकल और हॉरर जानरा के दरमियान एक छोटी सी लाइन होती है जिसे हम प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। अगर प्लॉट ट्विस्ट ज़्यादा हो या ऐसा हो जिसे देख के पूरी स्टोरी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए तो वो चीज़ साइकोलॉजिकल हो जाती है। और अगर प्लॉट ट्विस्ट की जगह जंप स्केयर ज़्यादा हो तो उस चीज़ को हॉरर बोलते हैं। खैर, आज की लिस्ट को एक ऐसे साइकोलॉजिकल एनिमे से स्टार्ट करने वाला हूँ जिसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से सिर्फ हार्डकोर एनिमे लवर्स ने ये देखा होगा, क्योंकि ये 2006 में रिलीज हुआ था। इस शो की IMDb रेटिंग 7.9 है और पूरी लिस्ट में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रेटेड एनिमे है। खैर, इस शो का नाम एर्गो प्रॉक्सी है। इस शो में एक डिस्टोपियन फ्यूचर एरा दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमन रेस और एंड्रॉयड मिलकर रहा करते हैं। ह्यूमंस यानी इंसान इन एंड्रॉयड यानी रोबोट्स को अपने डेली बेसिस वर्क के लिए यूज़ किया करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो। खैर, वो उन्हें अपने हर काम के लिए यूज़ किया करते हैं। फिर एक वायरस आता है जिससे ये एंड्रॉयड उनकी बात नहीं मानते। जब साइंटिस्ट इस वायरस को स्टडी करते हैं तो उन्हें एक ऐसी रेस मिलती है जिसका नाम प्रॉक्सी होता है। अब ऑन पेपर ये सारी चीज़ें सुनने में काफ़ी साइकोलॉजिकल हैं और ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अगर ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी हैं तो ये शो लास्ट में क्यों है? यार, उसकी ये रीज़न है कि मैंने ये शो देखा है और ऑनेस्टली मुझे इसकी कुछ खास समझ नहीं आई। अब उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि यार, जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था, यानी जब मैंने न्यूली एनिमे देखना स्टार्ट किया था, मैंने ये शो तब देखा था और हो सकता है कि इस वजह से मुझे इसकी कुछ खास समझ ना आई हो, क्योंकि मुझे इसकी एंडिंग ही नहीं समझ आई। मुझे स्टार्टिंग में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बीच में मेरा काफ़ी इसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और एंडिंग तक मैंने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह ले लो कि एक नया बंदा है जिसने एनिमे बिल्कुल न्यूली देखना स्टार्ट किया और अगर आप उसे स्टार्टिंग में ही अटैक ऑन टाइटन या फुल मेटल अल्केमिस्ट इस तरह के एनिमे बता दो जो कि मास्टरपीस है, बट क्योंकि इन सब के प्लॉट काफ़ी रिच हैं, काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट है इनमें और काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको ट्रैक रखना होता है तो लोग भूल जाते हैं, तो शायद इसलिए मुझे ये समझ नहीं आया। खैर, अगर आप में से किसी ने देखा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में यार लाजमी बताना कि ये शो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एंजल्स ऑफ डेथ है। ये शो एक वीडियो गेम पे बेस्ड है और इस शो में हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम रेचल होता है। इस शो का प्लॉट ये है कि रेचल एक बिल्डिंग में उठती है, बट उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये बिल्डिंग कहाँ है, वो किधर है, वो इस बिल्डिंग में कैसे आई और इधर से बाहर किस तरह निकलना है। अब उस बिल्डिंग में उसे एक साइको सीरियल किलर मिलता है जिसका नाम जैक होता है। अब जैक उसे मारता नहीं बल्कि ये डिसाइड करता है कि मैं इसके साथ मिलकर पहले इस बिल्डिंग से बाहर निकलूंगा। ट्विस्ट ये है कि उस बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे कोई ना कोई साइको सीरियल किलर है। यार, ये शो काफ़ी अच्छा लगा, एक ही सीज़न है, स्टोरी कंप्लीटेड है, बट मुझे जो एक चीज़ इसकी नेगेटिव लगी वो ये लगी कि मुझे इसमें काफ़ी प्लॉट होल्स लगे, या ये कह लो कि कई ऐसी चीज़ें थी जो इसमें सही तरह एक्सप्लेन नहीं की गई। अगेन, ये एक गेम पे बेस्ड है तो शायद अगर जिन लोगों ने गेम खेली हुई है इसकी तो उन लोगों को ज़्यादा पता होगा इसके प्लॉट के बारे में। खैर, मैंने आपको बता दिया, आगे देखना आपकी मर्जी है। नंबर 3 पे हमारे पास 7 सीड्स है। मैन वर्सेस वाइल्ड देखना पसंद है? क्योंकि यार, इस नेटफ्लिक्स शो में सर्वाइवल पे काफ़ी फोकस किया गया है। बेसिकली साइंटिस्ट को पता लगता है कि दुनिया में ऐसा क्लाइमेट आने वाला है अर्थ पे कि जिससे ह्यूमन रेस टोटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, सब इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसमें ह्यूमन हाइबरनेशन पॉसिबल है। इन ईजी वर्ड्स, एक ऐसा पॉड जिसमें आप सोओगे और कई सौ साल बाद उठोगे और आपकी एज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। खैर, इसमें जब कैरेक्टर्स हाइबरनेशन के बाद सो के उठते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कई सौ साल गुजर गए हैं और ह्यूमन रेस टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनके अलावा, और सिविलाइजेशन टोटली ख़त्म हो चुकी है। तो अब उन्हें बिल्कुल स्क्रैच से सारी सिविलाइजेशन को बढ़ाना है। अब आप लोगों ने एक सवाल नहीं किया कि रामीश यार, ये शो तो सर्वाइवल में होना चाहिए था लेकिन ये साइकोलॉजिकल में कैसे है? यार, उसकी वजह ये है कि क्योंकि सिविलाइजेशन टोटली ख़त्म हो चुकी है तो कोई लॉ नहीं है, जिसकी वजह से कई कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि काफ़ी इंटेंस सीन हो जाते हैं इस शो में, काफ़ी साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी आ जाते हैं, काफ़ी इमोशनल भी चीज़ें हैं इस शो में और इवन कि काफ़ी डार्क चीज़ें भी हैं। और ये यार, इस शो की जो डायरेक्शन है ना वो ज़बरदस्त है। वो आपको बिल्कुल ये शो ऐसा लगेगा जैसे आप नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देख रहे हो, क्योंकि ये बनाया भी नेटफ्लिक्स वालों ने है। खैर यार, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, इतना अच्छा शो होने के बावजूद ये अभी तक इनकम्प्लीट है। इसके 2 सीक्वल्स आए थे और अभी तक कोई 3rd सीक्वल नहीं आया। नंबर 2 पे हमारे पास फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड है।
यार इस शो की एंडिंग तुम लोग गैस कर ही नहीं सकते। 100 रुपए की शर्त लगानी है। स्टार्टिंग में ये शो बिल्कुल फिक्शन लगता है कि रियलिटी से इसका बिल्कुल लेना देना ही नहीं। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब साइकिक पावर रखते हैं और हमारी स्टोरी फ्रेंड्स के एक ऐसे ग्रुप पे फोकस है जिसमें सब बच्चे हैं। स्टार्टिंग में वो किस तरह स्कूल अटेंड करते हैं और पावर्स डेवलप करते हैं अपनी। कईयों के पास साइकिक पावर्स आ जाती हैं, कईयों के पास नहीं आती। अब इस सब के पीछे क्या चल रहा होता है, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जिस रेफरेंस के लिए इतना कहूंगा कि ये मुझे बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसा लगा। प्लॉट के मामले में बिल्कुल नहीं, लेकिन सेटिंग के मामले में, स्टोरी प्रोग्रेशन के मामले में, मतलब स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है और आपको समझ आ रही है स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड में ही, बट आगे जाके काफ़ी प्लॉट होल्स आते हैं, स्टोरी बीच में काफ़ी अजीब हो जाती है और लास्ट तक जब आप पहुंचते हो तो शो इतना डार्क हो जाता है ना कि अगर आप ब्राइटनेस फुल भी कर दो ना तब भी आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। सेंस बनती है वैसे। खैर, फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास RE0 स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड है। यार इस शो में एक लड़का होता है जिसका नाम सुबरू होता है। अगर आपको याद हो, आपका और मेरा बचपन का एक ड्रीम था एनिमे वर्ल्ड में जाने का और वहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट बनने का। बट इस शो को देखने के बाद आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। इस शो में सुबरू एक एनिमे वर्ल्ड में जाता है और वहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट भी बन जाता है और उसके पास एक बैड एस पावर आ जाती है। इरेज्ड वाले मेन कैरेक्टर की तरह वो टाइम में पीछे जा सकता है। कूल है ना? मगर फिर मैंने ये क्यों कहा कि इस शो को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा? क्योंकि इरेज के प्रोटैगनिस्ट की तरह वो ये पावर अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता। जब वो मरेगा तब वो ये पावर यूज करेगा। लिटरली टाइम में पीछे जाने के लिए उसे हर बार मरना पड़ता है। एक चीज। सेकंड चीज, वो टाइम में कितना पीछे जाएगा उसे नहीं पता। और लास्ट चीज, यार उस वर्ल्ड में सब पावरफुल हैं, पावरफुल वॉरियर्स हैं, उनके पास डिफरेंट मैजिकल वेपन्स हैं, पावर्स हैं, इवन कि वहाँ की लड़कियां उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो वहाँ भी एक आम इंसान है। खैर यार, इस शो का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि जब आप कोई टाइम ट्रैवलिंग वाला शो देखते हो तो आपको पता होता है कि हीरो ने ये मिस्टेक्स की हैं, वो ये चेंजेस करेगा, या मतलब उसने टाइम में ट्रैवल किया तो अब वो क्या करने वाला है। लेकिन इस शो में ऐसा नहीं है। कई बार आपको भी नहीं समझ आनी कि यार आगे अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करे। इवन कि वो टाइम में वापस जा सकता है, लेकिन वो इस एक्सीडेंट को, इस इंसिडेंट को होने से कैसे रोके। और कई बार फिगर आउट करके भी वो वैसा नहीं करता जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं। यानी कि इस शो में जो एक अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है ना, वो बहुत बड़ा है। और कई बार आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार स्टोरी पता नहीं डिफरेंट टर्न लेगी है, यानी कि वो टोटली डिफरेंट चीज़ें कर रहा है और आउटकम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। खैर यार, ये शो करंटली ऑन गोइंग है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये लाजमी देखना। इसके आगे 2 सीजन आए थे, तीसरा सीजन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और उसकी एपिसोड अभी आ रही है। और मज़े की बात यह है कि ये मोस्ट हाईएस्ट रेटेड एनिमे है ऑन दिस लिस्ट। इसकी रेटिंग 8.0 है और यार हाईएस्ट रेटेड एपिसोड इसका 9.7 है IMDb पे। और करंटली ये ऑन गोइंग है। जब कंप्लीट होगा तो मेरा ख्याल है कि ये 8 से भी ऊपर जाएगा, 9 के करीब चला जाएगा। अच्छा यार, वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट बात, क्योंकि बाद में आप में से कई लोगों के मुझे कमेंट्स आने हैं, हिगुराशी व्हेन दे क्राई ब्रो मेंशन नहीं किया, अलोन मेंशन नहीं किया, द प्रॉमिस नेवरलैंड मेंशन नहीं किया। यार मैंने वो सब मेंशन किए एक प्रीवियस वीडियो में, जिसको आप इधर क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा यार, एक और लास्ट चीज़ थी। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हॉरर और साइकोलॉजिकल के दरमियान में, तो मेरे ख्याल में हॉरर जॉनरा एनिमे में नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग इस बारे में? क्योंकि देखो ना, हॉरर चीज़ वो होती है जिसमें जंप स्केयर हो, और इनमें जंप स्केयर से ज़्यादा साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। मतलब जॉनरा अगर आप देखो, साइकोलॉजिकल और थ्रिलर एनिमे समझ आता है, हॉरर जॉनरा। खैर यार, इस बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।